इनायत जल्दी से मेरी रोटी का डिब्बा दे दो, नहीं तो कल की तरह भट्टी पर पहुंचने में आज भी देरी हो जाएगी तो मालिक हुजूर खाम खाम बरस पड़ेंगे। जी लाई, ये लो हमजा, किसी तरह आज की रोटी तो बन गई, मगर अब रसोई में बिल्कुल राशन नहीं है, आटा दाल सब खत्म हो गए। कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं, मालिक से थोड़ी तनख्वाह मांग लेना। इनायत, पिछले महीने ही मैंने एडवांस में तनख्वाह लेके नूर के दाखिले में लगाया था, पर मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो रमजान अच्छे से गुजरेगा। इनायत मायूस ज़दासी रमजान पर्व के लिए गरीब कच्ची झोपड़ी की सफाई में लग जाती है। तभी पसीने में भीगी हुई उसकी ननद नूर घर आ जाती है। अम्मी अम्मी, नूर बुआ आ गई, नूर बुआ आ गई। आज आप मेरे लिए क्या लाई हो? आज बुआ अपने जैनों के लिए फाल से लेके आई है, लीजिए भाभी आप भी खाइए। नूर, आज फिर तुम कॉलेज से पैदल गई ना, ये पैसे मैं तुम्हारे किराए के लिए देती हूँ, तुम अपने पर खर्च किया करो। कल को तुम तो निकाह करके ससुराल चली जाओगी, मगर इस शहजादे की आदत बिगाड़ कर जाओगी। शादी का नाम सुनकर नूर की आंखें नम हो जाती हैं। भाभी जान, मैं आपको और भाईजान को छोड़कर नहीं जाऊंगी, अभी तो मैं सालों साल आपके हाथों की इफ्तारी और सहरी खाऊंगी। नूर, हर लड़की को एक दिन अपना घर बसाना पड़ता है, और रही बात इफ्तार की, तो तुम्हारी शादी के बाद भी तुम्हारी भाभी तुम्हें अपने हाथों से इफ्तार बनवा कर भिजवाएंगी। रिश्ते में इनायत नूर की भाभी लगती थी, लेकिन प्यार वो नूर को अपनी सगी बेटी से बढ़कर करती थी। हमजा एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसका मालिक अनवर एक नेक और रहमदिल आदमी था, जो कि हमजा के खुददारी और काम से खुश रहता था। वही नौकरी करके हमजा अपने परिवार को 2 वक्त पेट भरवाने के लायक कमा लिया करता था। क्या हाल है हमजा मियां? बस अल्लाह के करम से खैरियत है हुजूर। अच्छा ठीक है, तुम सारे मजदूर का काम खत्म करवा देना और टाइम से फैक्ट्री बंद कर देना। मैं नमाज अदा करने मस्जिद जा रहा हूँ, वहीं से घर चला जाऊंगा। इससे पहले कि मालिक फैक्ट्री से रुखसत हो जाए, मुझे अपनी बात रखनी होगी। हुजूर, वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। कल से रमज़ान के रोज़े शुरू हो रहे हैं, तो घर में राशन डलवाया है, थोड़े फल लाने हैं। अरे तो इतना हिचकिचा क्यों रहे हो बरखुरदार? फिलहाल ये 2000 रखो। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। हमजा उन पैसे से राशन और फलों में थोड़ा अनार खजूर खरीद कर घर ले आता है। रमजान के पहले रोजे को इफ्तार की शाम गरीब नंद भाभी के कच्चे मकान में खुशियों की सौगात छाई होती है। अरे वाह अम्मी जान, आपने इफ्तार में कितने बढ़िया लजीज पकवान बनाए हैं। आज तो दावत हो गई, मैं तो भर भर कर बिरयानी, कचरी और खूब सारे खजूर खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना जैन। हमजा, नूर, आप दोनों जल्दी से वजू कर लीजिए, इफ्तार तैयार है। जी भाभी जान। फिर जैसे ही रमजान की अजान होती है, सब एक साथ दुआ पढ़ते हैं और गरीब इनायत दिल ही दिल में अपनी नंद के लिए मुराद मांगती है। अल्लाह मियाँ, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी नूर के लिए एक नेक सुंदर दूल्हा मिल जाए, आमीन। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह भाभी जान, ये खजूर कितने मीठे और अनार भी एकदम लाल दानेदार हैं। हाँ, मगर रोजे शुरू होते फल के दामों में आग लग जाती है, बड़े महंगे हो जाते हैं। इसी तरह रोजे गुजरते हैं। इसी बीच पड़ोसन सलमा नूर के लिए रिश्ता ले आती है। सलाम वालेकुम इनायत, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम सलमा भी, आइए ना, कैसे आना हुआ? तुम्हें अपने नंद के लिए रिश्ते की तलाश थी ना, तो मेरी बड़ी आपा का बेटा अजहर कुंवारा है, लड़के में एक भी ऐब नहीं, अच्छा खासा कारोबार, घर मकान है, हमारी नूर खुश रहेगी। इनायत इस बारे में हमजा से सलाह मशवरा करती है और दोनों रिश्ता मंजूर कर लेते हैं और निकाह की तैयारी शुरू हो जाती है। हमजा, नूर को गहने तो मैं अपने चढ़ा दूंगी, लेकिन बाकी खाने पीने का इंतजामात कैसे मुकम्मल होगा? मालिक से थोड़े पैसे ले लीजिए। ठीक है इनायत, मैं जाता हूँ। अगले दिन हमजा उम्मीद लगाकर आता है, जहाँ मालिक की बजाय उसका बेटा अकरम था। अकरम भाई, हुजूर कहाँ हैं? मुझे 1 लाख रुपए की बड़ी दरकार है, बहन का निकाह है। देख हमजा, तूने मेरे अब्बू को भतेरा लूट लिया, मगर मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, जा यहाँ से। कहीं से कर्ज ना मिलने पर मजबूर होकर हमजा इनायत मकान गिरवी रखकर नूर का निकाह कर देते हैं। जाओ मेरी प्यारी नंद, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह हाफिज। गरीब भाभी भराई आंखों से ननद को फूलों से सजी गाड़ी में बिठाकर रुखसती कर देती है। नूर अपने शाही खानदान जैसे बड़े ससुराल में सुख से रहने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके भैया भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे ही हमजा फैक्ट्री में पहुंचता है तो मालिक का बेटा अकरम अकड़ते हुए उसे नौकरी से निकाल देता है। हमजा, कल से तुझे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आधी तनख्वाह पर नए कारीगर रख लिए हैं। हमजा की आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं। अकरम भाईजान, अल्लाह के वास्ते मुझे नौकरी से मत निकालो,
मेरे सिर पर बहुत कर्जा है, मुझे इस नौकरी की दरकार है, मत निकालो मुझे। अरे कोई है, इसको निकाल कर बाहर फेंक दो। अकरम के एक इशारे पर गार्ड उसे धक्का मारकर बाहर कर देते हैं। तभी एक गाड़ी वाला उसे टक्कर मार जाता है, जिसके चलते उसके पैरों में काफी चोट लग जाती है। बेचारा लंगड़ाता हुआ घर लौट आता है। इनायत का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। या अल्लाह, हमजा इतनी गहरी चोट कहाँ से खाकर आ गए। इनायत, हम जैसे गरीबों की तो तकदीर में ही ठोकर खाना लिखा है। मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, बाल बाल कर्ज में डूबा है। अब कर्ज कैसे उतरेगा? ऊपर से रमजान के रोजे भी सिर पर आ गए हैं। अजी सारी चिंता और बोझ अल्लाह पर डाल दो। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। जब तक तुम ठीक नहीं होते मैं काम ढूंढूंगी। अगले ही दिन रमजान के रोजे शुरू हो जाते हैं। जहां नूर के अमीर ससुराल में सहरी की मेज बिछी थी, जिस पर फल, शरबत, खजूर, बिरयानी सब सजा हुआ था। रमजान मुबारक हो मेरी प्यारी बेगम जान। आपको भी पहला रमजान मुबारक हो अजहर। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। नूर जैसे ही आंखें बंद करके दुआ पड़ती तो उसे एकदम से अपनी गरीब भाभी और भाई की बदली शक्लें दिखाई देती हैं। या खुदा, ये क्या था? भाभी भाईजान ठीक तो हैं? जैसे ही इनायत सूखी रोटी और नमक सहरी में परोसती है तो मासूम जैन रोते हुए कहता है, अम्मी जान, इस साल तो आपने सहरी में कचरी, खजूर, फल, बिरयानी, कौरमा कुछ नहीं बनाया। मुझे ये सूखी रोटी नहीं खानी। खाने को ऐसे ठुकराते नहीं, अल्लाह मियाँ जो दे उसे सिर माथे से लगाकर खाते हैं। हाँ जैन, अभी ये खा लो, मैं शाम को इफ्तार में सब कुछ बनाऊंगी। इनायत झूठा दिलासा देकर जैन हमजा को रोटी बांट कर खिला देती है और खुद पानी पीकर सहरी करती है और काम की तलाश में निकल जाती है। जहां उसको भट्टी में ईंट ढोने का काम मिल जाता है, मगर कड़ी धूप में भूखे प्यासे ईंट बनाने में उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। या खुदा, मेरे हाथ इतने जख्मी हो गए। ये कैसा गमज़दा रमजान है। चलो चलो इनायत, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो पगार नहीं मिलेगी। पगार नहीं मिलेगी तो इफ्तार मुकम्मल नहीं होगा। जहां एक तरफ इफ्तार की रोटी के इंतजाम करने के लिए गरीब भाभी अंगारों में तपने तक का जहमत उठाती है। मालिक, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, मुझे पगार दे दीजिए, इफ्तार का समय गुजरा जा रहा है। अरे अभी एक दिन हुआ है ईंट बनाते हुए, सिर पर चढ़ गई, कल लेना पगार। जी ठीक है। इनायत रोते हुए घर आने लगती है, जहां वो मस्जिद के बाहर कुछ भिखारी को बैठे देखती है। कुछ अमीर लोग उन्हें खाना, चादर और जरूरत की चीज बांट रहे थे। अल्लाह मुझे माफ करना, लेकिन फिलहाल अपने भूखे परिवार को ये खैरात का खाना खिलाने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। इनायत टूटे मन से भिखारियों के बीच बैठ जाती है। तभी महंगा सा शरारा, जोड़ा और गहनों में लदी हुई नूर भी वहां इफ्तार की खैरात बांटने आती है। ये लीजिए बूढ़ी मियाँ, रमजान मुबारक। अल्लाह तुम्हारी फरियाद पूरी करे, तुम्हें जन्नत वसूल हो बेटी। शुक्रिया, मगर मेरी भाभी भाईजान की सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। इनायत जैसे ही अपनी अमीर नंद को खैरात बांटते देखती है तो बुरका करके चली जाती है। अजहर, मैंने इस भीड़ में भाभी जान को देखा। नूर, तुम्हें आग का धोखा हुआ होगा, वो यहाँ क्यों आएंगे? पता नहीं मेरा दिल बेचैन सा क्यों हो रहा है अजहर। कोई नहीं, इसके बाद तो हम इफ्तार लेकर भाभी के यहाँ चल ही रहे हैं। थोड़ी देर में नूर अजहर इफ्तार लेकर अपनी गरीब भाभी के घर में हाजिर होती है, जहां उनके पास खाने को एक दाना भी नहीं था। गरीबी भरा मंजर देखकर नूर अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए अंदर आती है। अस्सलाम वालेकुम भाई भाभी जान। अरे नूर, तुम यहाँ? हाँ भाभी, तो अपना वादा भूल गई इफ्तार भेजने का, इसलिए मैं ही इफ्तार ले आई। चलिए साथ में इफ्तार खाते हैं। नूर अपने हाथों से दस्तरखान बिछाकर लजीज बिरयानी, कोरमा, फल, खजूर भरपूर से सजाती है, जिससे उसके भाई भाभी और भतीजे का दिल ललचा जाता है और जैन खाने पर टूट पड़ता है। पता है बुआ, आज बहुत दिनों के बाद हमने लजीज खाना खाया, वरना सूखी रोटी खाते थे। क्यों भाईजान, भाभी, आपने अपनी नूर को इतना पराया कर दिया कि अपने गम भी नहीं बांटे। अब बस हमजा भाई, आप अजहर के कारखाने में काम कीजिए। हाँ भाईजान, वैसे भी मुझे कारीगर की तलाश थी, आप होंगे तो अच्छा होगा। हमजा हाँ कर दीजिए, अजहर कोई गैर थोड़ी है, हमारे अपने हैं। हमजा अगले दिन से काम पर जाने लगता है, जिससे अब उनके रोजे और इफ्तार अच्छे से कटने लगते हैं और दोनों नंद भाभी खुशी से ईद मनाती हैं। जल्दी से इस गेट के पीछे आ जाइए, जल्दी, वरना वो कुत्ते आपको काट लेंगे। बहू जल्दी से ये गेट बंद कर। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए, वरना कुत्ते तो हमें काट ही लेते। सुबह सुबह 4 बजे सब्जी बेचना इतना भी आसान नहीं है जितना हमने सोचा था।
लेकिन बहू सब्जी तो बेचनी ही होगी, वो भी सुबह सुबह 4 बजे, वरना हम लोग पैसे कैसे जोड़ पाएंगे। चलते हैं, वो कुत्ते भी चले गए हैं। दोनों सास बहू इधर उधर देखती हैं और अपना सब्जी का ठेला लेकर सुबह 4 बजे हल्के हल्के अंधेरे में सब्जी बेचने के लिए निकल जाती है। आखिरकार साक्षी और उसकी सास मधुबाला की ऐसी क्या मजबूरी रही थी कि उन्हें सुबह 4 बजे सब्जी बेचने जाना पड़ रहा था, और वो किस चीज के लिए पैसे जोड़ रही थी। इसको जानने के लिए इस कहानी के हमें कुछ बीते हुए भाग में चलना होगा। इस बार हमारी सारी सब्जियां ही काफी अच्छी हो गई हैं। बाजार में इसकी काफी अच्छे दाम मिलेंगे, वरना हर साल तो काफी कम दाम में ही मिलते हैं। साक्षी, इन सारी सब्जियों को ले जाकर ठेले पर रख दो। आज तो मैं बड़े वाले बाजार में लेकर जाकर बेचूंगा। विनीत सब्जियों से भरा ठेला लेकर बड़े बाजार जाता है और वहां पर सब्जियों वालों को अपनी सब्जियां बेचता है, जिसके उसे काफी कम दाम मिलते हैं। साहब, मुझे इतने कम पैसे क्यों दे रहे हैं? इस बार तो सरकार ने भी सब्जियों के दाम बढ़ाए हैं, और मेरी सब्जियां भी तो कितनी ज्यादा ताजी भी हैं। इनके तो मुझे इससे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। अगर लेना है तो ये पैसे ले, वरना अपनी सब्जियां लेकर यहाँ से चलता बन। इस बाजार में तुझे इससे ज्यादा कोई भी सब्जियों के भाव नहीं देगा। विनीत जिन जिन सब्जियों वालों के पास अपनी सब्जियां लेकर जाता है, वो सब उसे आधे से भी कम दाम दे रहे थे, जिसके चलते आखिर में विनीत को आधे से भी कम दाम में ही अपनी सब्जियां बेचकर वापस आना पड़ता है। बेटा, मैं कह रही हूँ तुझे कि तू जो बाजार में सब्जियां ले जाकर बेचता है ना, उसे बंद कर दे। कितने सब्जी वाले मंडी और अलग अलग जगह पर सब्जियां बेचते हैं, तू भी उनकी तरह सब्जियां बेच। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आप यूं ही बाजार में सब्जियां बेचेंगे तो आपको हमेशा सब्जियों के दाम कम ही मिलेंगे। इससे अच्छा आप माँ जी की बात मानकर मंडी और सड़कों पर घूमकर सब्जियां बेचें। विनीत ऐसे ही करता है और अगले दिन से अपनी सब्जियों से भरे ठेले को लेकर अलग अलग जगह पर सब्जियां बेचने निकल जाता है। कुछ दिन तो विनीत इसी तरह सब्जी बेचकर ठीक ठाक पैसा कमा लेता है, लेकिन एक दिन विनीत का रोड पर सब्जी बेचते हुए एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें विनीत की जान तो बचती है, लेकिन विनीत काफी ज्यादा घायल हो जाता है। हमारी गलती थी कि हमने इनसे इस तरह सब्जियां बेचने को कहा। मैं आप लोगों की हालत समझता हूँ। एक्सीडेंट में विनीत की जान तो बच गई है, लेकिन इनके ऑर्गन्स पर इस एक्सीडेंट का काफी इफेक्ट पड़ा है। हमें 2 से 3 महीने में इनका ऑपरेशन करना होगा। अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद ये लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज भी हो सकते हैं। विनीत के ऑपरेशन में काफी ज्यादा खर्चा था और इतने पैसे भी उन दोनों सास बहू के पास नहीं थे। अब हम इतनी जल्दी ऑपरेशन के पैसों का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? हमारे पास तो कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसे हम गिरवी रख सके। हम सिर्फ सब्जियां ही बेच सकते हैं। इन सब्जियों को बेचकर ही हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन के पैसों का जुगाड़ करना होगा। हमारे पास इस काम के अलावा अब कोई और काम नहीं बचा। दोनों सास बहू अगले दिन ही अपने आंगन में ताजी हरी सब्जियां तोड़कर उन्हें ठेले पर बेचने के लिए निकल जाती हैं, जिससे वो ठीक ठाक पैसे कमा लेती हैं। लेकिन यूं सुबह से शाम तक अलग अलग जगह पर सब्जियां बेचकर भी वो लोग ऑपरेशन के लायक अभी तक पैसे नहीं जोड़ पा रही थी। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक हम थोड़े बहुत भी पैसे नहीं जोड़ पाए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। साक्षी इतना बोल ही रही होती है कि तभी एक औरत साक्षी के पास आती है। आपके पास सब्जी तो बड़ी ताजी ताजी है, लेकिन इन्हें अभी लेने का क्या ही फायदा होगा? मुझे तो ये ताजी ताजी सब्जियां सुबह 5 बजे तक चाहिए होती हैं। वो मेरे पति सुबह 6 बजे काम पर जो निकल जाते हैं। बहन जी, आप हमें अपने घर का पता बता दीजिए। अगर आप रोज रोज हमसे सब्जियां लेंगी तो मैं रोज सुबह आपको 5 बजे से पहले ही सभी सब्जी आपके घर पर दे दूंगी। साक्षी उस औरत के घर का पता लेती है और अगले दिन सुबह तकरीबन 4 बजे उस औरत के घर जाकर उसे ताजी सब्जियां दे आती है। ये सब कर साक्षी को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने घर आती है। माँ जी, हम लोग सुबह से शाम तक अलग अलग जगह पर जाकर सब्जियां बेचकर दिन के मुश्किल से 500 से 600 रुपए ही कमा पाते हैं। हम किसी मोहल्ले को पकड़ लें और हर रोज उस मोहल्ले में सुबह सुबह जाकर सब्जियां बेचे तो हम काफी अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। मोहल्ले में तो हर कोई जॉब वाला होता है और सुबह 7 बजे तक सभी अपने जॉब के लिए निकल जाते हैं। तू कह तो सही रही है। इस मोहल्ले के लोग हमसे ही सब्जियां खरीदेंगे और उन्हें सब्जियां लेने कहीं बाहर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। माँ जी, हम लोग सुबह 4 बजे मोहल्ले में सब्जियां बेचा करेंगे, जिससे घर की औरतें 6 बजे तक सब्जियां बना ले।
अगले दिन दोनों सास बहू सुबह के 3 बजे उठती हैं और 1 घंटे में तैयार होकर चाय पीकर अपने ठेले पर सारी ताजी ताजी सब्जियां रख लेती हैं और उन्हें बेचने के लिए एक मोहल्ले में निकल जाती हैं। सुबह सुबह का वक्त था, कोई गहरी नींद में सो रहा था तो कोई जॉब के लिए अपने घर से बाहर निकल रहा था। ठंड का मौसम भी हल्का हल्का शुरू हो चुका था, जिससे ठंडी ठंडी हवाएं दोनों सास बहू के शरीर पर किसी बर्फ के टुकड़े की तरह लग रही थी कि तभी मोहल्ले के कुछ कुत्ते उन दोनों सास बहू पर भौंकने लगते हैं। कुत्ते हम पर इस तरह क्यों भौंक रहे हैं? कहीं ये हमें काट तो नहीं लेंगे? थोड़ी देर में वो कुत्ते दोनों सास बहू के पीछे भागने लगते हैं। मधुबाला और साक्षी बड़ी मुश्किल से कुत्तों से अपना पीछा छुड़ा पाती है। इन कुत्तों से तो हमने पीछा छुड़ा लिया, लेकिन इस ठंड का क्या करेंगी? मेरी तो कुल्फी बन रही है। दोनों सास बहू अपनी साड़ी के पल्लू से अच्छे से खुद को कवर कर लेती हैं और सुबह सुबह चिल्ला चिल्ला कर लोगों को सब्जियां खरीदने के लिए बुलाने लगती हैं। ये क्या, हमारे मोहल्ले में सुबह 4 बजे सब्जियां बिक रही हैं? भला सुबह 4 बजे सब्जी कौन बेचता है? आप लोग सुबह सब्जी बनाने के लिए शाम को खरीदने के लिए मंडी जाती होंगी, इसलिए हमने सोचा कि हम सुबह सुबह आकर आपके मोहल्ले में सब्जियां बेचेंगे तो आपको सब्जियां लेने जाने की भी जरूरत नहीं होगी और सुबह सुबह ताजी सब्जियों से बना हुआ खाना भी खाने में स्वाद आता है। वैसे आपके पास सब्जी तो बड़ी ताजी है और काफी सारी भी है। एक काम करिए, मुझे आधी किलो लौकी और आधी किलो भिंडी दे दीजिए। जो लोग सुबह सुबह सैर जॉगिंग पर जाते हैं वो लोग दोनों सास बहू को अपने मोहल्ले में 4 बजे यूं सब्जी का ठेला लेकर घूमता देख उनके पास सब्जियां खरीदने रुक जाते हैं। अरे वाह, ये शलजम तो बड़ी फ्रेश लग रही है। अब से मैं रोज फ्रेश शलजम का जूस पीऊंगी। शलजम ही क्यों, ये लौकी, ये गाजर सब बिल्कुल ताजी है। इनका जूस पीने से आप और फिट हो जाएंगी। सुबह 4 बजे मोहल्ले में सब्जियां बेचने का दोनों सास बहू को फायदा तो हो रहा था। कोई सुबह ऑफिस जाने के लिए सब्जी खरीद रहा था तो कोई अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए ताजी सब्जी खरीद रहा था। लेकिन इस बीच मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दोनों सास बहू को सुबह सुबह सब्जी बेचता देख बिल्कुल भी खुश नहीं होते थे। सुबह 4 बजे हमारे मोहल्ले में सब्जियां बेचना जरूरी है क्या? तुम दोनों सास बहू की चिल्लाने की आवाज से रोज मेरी नींद खराब होती है। क्या गारंटी है कि ये दोनों बिल्कुल ताजी सब्जियां बेचती हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि हफ्तों पुरानी बासी सब्जियां बेच रही हूँ। इसीलिए मैं तो मॉल से ही सब्जी लाना सही समझती हूँ। सुना है इनकी सब्जियों में कभी कभी कीड़े भी निकल आते हैं। इतनी नेगेटिविटी के बाद भी कुछ लोग दोनों सास बहू से ही सब्जियां लेते हैं। कभी कभी दोनों सास बहू की सब्जियां बेचकर कमाई अच्छी होती तो कभी दोनों सास बहू बहुत कम ही पैसे कमा पाती। बहू, सुबह 4 बजे मोहल्ले में सब्जियां बेच कर भी हमने बहुत कम पैसे ही इकट्ठा कर पाए हैं। ऐसे ही रहा तो हम विनीत का ऑपरेशन कैसे करवा पाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। सास बहू सुबह 4 बजे अपनी सब्जी का ठेला लेकर मोहल्ले में खड़ी होकर बात कर रही होती हैं कि तभी उनकी एक पुरानी ग्राहक उनके पास आती है। काकी, आज तो बड़ी परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? ग्राहक के पूछने पर मधुबाला, साक्षी उसे सारी बात बताते हैं, जिससे अच्छा तो ये बात है, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप सब्जियों में कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। जैसे अगर कोई कस्टमर 5 किलो आलू लेगा तो आप उसे उसके साथ 10 रुपए की हरी मिर्च, धनिया या कोई सस्ती सी सब्जी दे दीजिए। लेकिन ऐसे तो हमारा ही नुकसान होगा। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप यहाँ बोर्ड लगा दीजिए और माइक के साथ बोलिए, 5 किलो की सब्जी लेने पर ग्राहक को ये दिया जाएगा। इससे लोग आपसे थोड़ी बहुत सब्जी लेने के बजाय ढेर सारी सब्जियां लेने लगेंगे। और हाँ, इसी के साथ आप अगर ये करेंगी तो इससे तो आसपास के मोहल्ले के लोग भी आपसे सब्जियां लेने आया करेंगे। उस ग्राहक की बात सुन दोनों सास बहू और ऐसे ही करती हैं और देखते ही देखते जो सब्जियां उनके खत्म होने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता था वो सब्जियां डिस्काउंट के चलते आधे घंटे में ही खत्म हो जाती हैं। इसी के साथ अब दोनों सास बहू अपने ठेले पर एक माइक लगा लेती हैं और माइक में बोल बोल कर कस्टमर को सब्जियां लेने के लिए बुलाती हैं। आइए आइए, ताजी ताजी सब्जियां ले लीजिए। 3 किलो टमाटर पर धनिया और 5 किलो आलू पर आधी किलो लौकी फ्री में ले जाइए। माइक की वजह से अपने घरों में सो रहे काफी सारे लोग सब्जी लेने के लिए आते हैं। अब दोनों सास बहू समय रहते ऑपरेशन के बाकी पैसे जोड़ लेते हैं और जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाते हैं। माँ जी, मैंने सोचा नहीं था कि मोहल्ले में सुबह 4 बजे सब्जियां बेचकर हम विनीत जी का भी ऑपरेशन करवा पाएंगे। ये सिर्फ हमारी मेहनत का फल है जो भगवान ने हमें दिया है। विनीत ठीक होते ही अपनी पत्नी और माँ के साथ सुबह 4 बजे मोहल्ले में सब्जियां बेचने के लिए जाता है। धीरे धीरे कर दोनों सास बहू 2 और ठेले ले लेते हैं और अलग अलग ठेलों पर अलग अलग मोहल्ले में जाकर सुबह 4 बजे सब्जियां बेचते हैं, जिससे उनकी माली हालत ठीक होने लगती है।
हर दिन मैं तुम्हें मिलती हूँ पर मुझे छील के खाने पड़ता है। हरी भी हो सकती हूँ और कभी कभी लाल भी, खाने में स्वाद बढ़ा देती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी शिमला मिर्च, ऑप्शन सी लौकी, ऑप्शन डी भिंडी।